राम राम भाई सारे ने। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सबसे पहले कोडी रोड्स के बारे में। तो कोडी रोड्स के जितने भी फैंस होंगे शायद आप लोग सारे लोग को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। एक्चुअली में कोडी रोड्स का नेक्स्ट अपोनेंट कौन होने वाला है डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर, ये रिसेंट टाइम में लाइव इवेंट के अंदर रिवील हो चुका है। और कैन यू बिलीव ओमोस ने अपना रिटर्न किया और कोडी रोड्स के ऊपर अटैक किया रिसेंट टाइम के लाइव इवेंट के अंदर। मैं सही बता रहा हूँ यार, अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले अगर इस तरह से अगर कोडी रोड्स के साथ करेगी तो मतलब कोडी रोड्स का मतलब पूरा कैरियर हेल बन जाएगा लिटरली। मतलब कोडी रोड्स एक बेटर बुकिंग डिजर्व करते हैं यार। आप लोग देख लो, मतलब ओमोस के साथ अब स्टोरी लाइन चलेगा कोडी रोड्स, मतलब आप लोग सोच लो। वैसे कल के मंडे नाइट रॉ का स्टार्टिंग ही कोडी रोड्स करने वाला, तो शायद यहाँ पर ओमोस आकर उनके सामने इंटरफेरेंस कर सकते हैं। वैसे आप क्या इंटरेस्टेड हो कोडी रोड्स और ओमोस का स्टोरी लाइन को देखने में, सारे लोग कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं स्मैकडाउन के बारे में। तो मैंने आपको कल के दिन बताया था कि स्मैकडाउन का व्यूअरशिप 2.5 मिलियन से सीधे भाई 2.1 मिलियन में आके गिर गया। और ये मेरे लिए भी काफी शॉकिंग न्यूज था, क्योंकि भाई स्मैकडाउन काफी अच्छा परफॉर्म कर रही थी, मतलब जॉन सीना भी थे शो के ऊपर। तो ये जो व्यूअरशिप गिरा, इसके पीछे का प्रोबेबली रीजन निकलकर सामने आ गया, और रीजन है यूएसए नेटवर्क। अगर आपको आज के 5 साल पहले का सीन नहीं पता, तो 5 साल पहले स्मैकडाउन का व्यूअरशिप बहुत कम आता था, मंडे नाइट रॉ का व्यूअरशिप काफी ज्यादा आता था। और जैसे ही स्मैकडाउन को सब फॉक्स नेटवर्क के ऊपर जाने लगा, स्मैकडाउन का व्यूअरशिप बहुत तेजी से बढ़ने लगा। और फिर से अब जब ये रिपोर्ट आया कि वापस से यूएसए नेटवर्क के ऊपर ही जाने वाला है स्मैकडाउन, तो इसका व्यूअरशिप स्टेटली गिर गया है करंट। तो भाई देख लो, डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले जब से टीकेओ के साथ मर्ज किए, डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले को करंट में घाटा ही लगा। सबसे पहले जैसे ये दोनों कंपनी मर्ज हुआ, सबसे पहले शेयर मार्केट के अंदर इसका स्टॉक भी बहुत ज्यादा गिर चुका था, और अब धीरे धीरे व्यूअरशिप भी गिर रहा है। तो मेरे ख्याल से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा सैड न्यूज है। वैसे भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों को कभी भी पैसा के लिए सोचना नहीं होता, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले अंधा करंट में पैसा कमा रहे हो, अंधा पैसा वो बना रही है। करीब मैंने आपको 4 दिन पहले बताया था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले ऑस्ट्रेलिया के अंदर शो करवाने वाले, जिस स्टेडियम के अंदर कैपेसिटी 70,000 ऑडियंस का। भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले ने एलिमिनेशन चैंबर जैसे पे-per-view का 80,000 टिकट को प्री रजिस्ट्रेशन वहां पर कर दी है। अगर मैं आपको शॉर्टकट में बताऊं तो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का हाईएस्ट जो ऑडियंस का रिकॉर्ड है मेरे ख्याल से 1,10,000 का रेसलमेनिया के अंदर। मतलब आप लोग समझो 80,000 ऑडियंस ने पहले ही प्री रजिस्टर कर लिया टिकट, क्योंकि टिकट खरीदने वाले हैं सिर्फ 48 घंटा के अंदर। जबकि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले अभी तक कोई भी रेसलर को एडवर्टाइज नहीं किया, मतलब कोई भी मैच को ऑफिशियल नहीं किया वहां के। तो भाई 2024 कितना कमाल का साल होने वाला डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के लिए, आप लोग सारे लोग यहाँ पर से समझ सकते हैं। इतना कैपेसिटी तो मेरे ख्याल से समर स्लैम के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों को कभी नहीं आएगा भाई, जितना एलिमिनेशन चैंबर के अंदर प्री रजिस्ट्रेशन हो गया टिकट। तो अब मुझे जो लगता है डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले शायद से इस शो के लिए कुछ न कुछ स्पेशल यहाँ पर जरूर करेंगे ऑस्ट्रेलिया के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं जे उसो और डोमडम के बारे में। तो भाई रिसेंट टाइम में इनके बीच में पूरा सोशल मीडिया के ऊपर बाहर ही छिड़ गया। सबसे पहले मैंने आपको कल ये वाला फोटो दिखाया था, जिसको रिसेंट टाइम अपने इंस्टाग्राम के ऊपर शेयर किए थे जे उसो। और जे उसो रिसेंट टाइम फिर से अपने स्टोरी के ऊपर एक और फोटो लगाए, जिस फोटो को ऑलरेडी मैंने करीब 5 दिन पहले अपने थंबनेल के ऊपर भी यूज किया था। आप लोग समझ सकते हैं जे उसो बार बार यहाँ पर पोक कर रहे हैं डोमडम को, मतलब मैं लेके तुम्हारी मामी को भाग जाने वाला हूं। कमाल की बात है कि डोमडम ने भी सेम इसी फोटो को अपने स्टोरी के ऊपर लगाया। वहाँ पर जे उसो का जो फेस रहता है वहाँ पर उन्होंने जोकर का इमोजी लगा दिया, और यहाँ पर सीधा उन्होंने यही लिखा है कि मतलब सपना देखना अच्छा है बच्चा, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा तुम्हें सपना देखने। तो भाई कल का जो मंडे नाइट रॉ होने वाला, उसके अंदर जंग होगा मामी को जीतने के लिए। एक तरफ रहेंगे जे उसो, एक तरफ रहेंगे हमारे डोमडम। मैं तो भाई ये सोच रहा हूँ कि अगर मामी अगर थोड़ा सा जे उसो को अगर इशारा दे दो तो मतलब मजा ही आ जाएगा स्टोरी लाइन को देखने। और ये स्टोरी लाइन डेफिनेटली होने वाला, क्योंकि ऑलरेडी सोशल मीडिया के ऊपर इनके बीच में वार छिड़ गया, मतलब ऑडियंस करंट में काफी ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं इसमें। तो आप लोग बस कल तक का वेट कर लो, कर मामी भी रहने वाले शो के ऊपर, जे उसो भी रहने वाला और डोमडम भी रहने वाले। नेक्स्ट बात करते हैं ड्रू मैकिंटायर के बारे में, जो कि भाई करंट टाइम बिना पेंदी का लोटा बन चुके, मतलब ड्रू मैकिंटायर का कोई भी फ्यूचर नहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर। रिसेंट टाइम आप लोग ने देखा इनका फ्रेंड मैट रिडल बने थे, डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले शायद से इनको पुश भी करने वाले थे फ्यूचर के अंदर। उसके बाद मैट रिडल डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से रिलीज हो गए। करंट टाइम में कोई भी प्लान मेरे ख्याल से नहीं है ड्रू मैकिंटायर के लिए। और भाई रिसेंट टाइम में ड्रू मैकिंटायर के लिए एक और होप जगह की फ्यूचर के अंदर प्रोबेबली क्या हो सकता है ड्रू मैकिंटायर के साथ। रिसेंट टाइम में ड्रू मैकिंटायर ने अपने एक इंटरव्यू के अंदर इस बात को फिर से बोला है कि वो रैंडी ऑर्टन के साथ फिर से रिंग शेयर करना चाहते हैं। अगर आप लोग को याद होगा तो 2020-21 के टाइम पर ऑलरेडी हमें इन दोनों के बीच में राइवलरी देखने को मिला था, जिसके अंदर रैंडी ऑर्टन चैंपियन भी बने। तो रैंडी ऑर्टन अगर जब से वापस आते तो रैंडी ऑर्टन के साथ शायद से इनका राइवलरी फिर से हमें देखने को मिल सकता है। भाई करंट टाइम में जब रैंडी ऑर्टन के बारे में नहीं पता कि रैंडी ऑर्टन आखिर कब आएंगे, तो मतलब मैं ड्रू मैकिंटायर के बारे में क्या ही बोलूं। वैसे मैं आपको बता दूं कल के दिन मिस टीवी के ऊपर ड्रू मैकिंटायर आने वाले, तो शायद उनके नेक्स्ट अपोनेंट वहां पर हमें देखने को मिल सकते हैं। एक्चुअली में कौन से नेक्स्ट अपोनेंट होने वाला है ड्रू मैकिंटायर के, ये तो हमें मंडे नाइट रॉ के ऊपर ही पता चलेगा। वैसे रिसेंट टाइम में ड्रू मैकिंटायर इस फोटो को अपने इंस्टाग्राम के ऊपर शेयर किया, जो कि मेरे ख्याल से 2018 के टाइम पर है, क्योंकि मुझे जहां तक याद है 2018 के अंदर ही ये टैग टीम पार्टनर थे, इनका फ्यूड चल रहा था सील्ड के साथ। वैसे भाई रैंडी ऑर्टन और मैट रिडल का टीम आरके ब्रो जो हमें कभी भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर देखने को नहीं मिलेगा, रिसेंट टाइम में उस टीम के बारे में अपडेट निकलकर सामने आया रिंग साइड न्यूज की तरफ। और भाई रिंग साइड न्यूज वाले ने इस बात को कंफर्म किया कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले का एक्चुअली प्लान था कि जब रैंडी ऑर्टन वापस आएंगे तो ये टीम हमें फिर से डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर देखने को मिलने वाला है। शायद यहाँ पर फिर रैंडी ऑर्टन कुछ टाइम बाद फाइनली हिल्टन करते, उसके बाद हमें मैट रिडल और रैंडी ऑर्टन का स्टोरी लाइन देखने को मिलता। तो आप लोग समझ जाओ करंट टाइम मैट रिडल के गलती के कारण मतलब सारा जितना भी प्लान था सारा चौपट हो गया। वैसे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, मनी इन द बैंक लैडर मैच का डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर लाने का आइडिया क्रिस जेरिको का था। एक्चुअली मैंने क्रिस जेरिको ही डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को ये आइडिया दी थी कि तुम एक ऐसा ब्रीफकेस लाओ जिसको मतलब रेसलर जो है कहीं पर कैश इन कर सकता है। उसके बाद हमें तब से लेकर अभी तक हमें मनी इन द बैंक हमें देखने को मिल रहा है हर एक साल। नेक्स्ट बात करते हैं 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना के बारे में, जिनका फास्टलैंड के अंदर मिस्ट्री पार्टनर कौन
कौन हो सकता है इसके बारे में फिर से रिपोर्ट निकलकर सामने आया और ये रिपोर्ट वर्ल्ड रेसलिंग सीसी की तरफ से निकलकर सामने है, जिसके अकॉर्डिंग करंट टाइम में रूमर है कि एले नाइट हो सकते हैं इनके मिस्ट्री पार्टनर। अगर मैं आपको सही बताऊं तो अगर रैंडी ऑर्टन अगर नहीं आता तो सबसे बेस्ट ऑप्शन डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के लिए एले नाइट ही रहने वाला है, क्योंकि भाई एले नाइट के साथ करंट टाइम में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। एले नाइट को करंट टाइम में एक बहुत बड़ा मेगा पुश चाहिए अपने कैरियर के अंदर, और ये मेगा पुश उनको जब भी मिलेगा जब ये जॉन सीना का टैग टीम पार्टनर बन जाए फास्टलैंड के अंदर। तो भाई मेरे ख्याल से डब्ल्यू वाले हमेशा अपना ही फायदा देखती है, मतलब यही होने वाले इनके टैग टीम पार्टनर शायद। देखो मुझे पता है जब एले नाइट जब सामने आएंगे तो मेरे ख्याल से कोई भी खुश नहीं होने वाला, क्योंकि सबको एक न्यू रेसलर का रिटर्न चाहिए, ऐसा सारा लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पर हाँ बस आप लोग थोड़ा सा वेट कर लो भाई, अभी जब तक नहीं आ जाता फास्टलैंड बहुत सारे रेसलर का यहाँ पर रूमर आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं रिक बुक्स के बारे में, जो कि करीब 2 दिन पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से फायर हुए थे। आई थिंक आप लोग सारे लोग को पता है 19-20 जो रेसलर रिसेंट टाइम में फायर हुए थे उसमें से एक नाम रिक बुक्स का भी था। भाई फायर होने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के किसी भी रेसलर ने 19-20 में से किसी भी रेसलर ने डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अगेंस्ट कुछ भी नहीं बोला था। भाई रिक बुक्स ये इकलौते ऐसे रेसलर जिन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को क्लेम करते हुए ये बोला कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर मेरे साथ पॉलिटिक्स हुआ है। डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के इंटरनल बहुत सारे जो लोग हैं, स्पेशली विंस मैकमैन का उन्होंने नाम लिया कि उन्होंने पॉलिटिक्स किया मुझे डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से फायर करने में। और रिसेंट टाइम में भाई इन्होंने इस बात को अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर बोला, उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर काफी ज्यादा इनके बारे में बात हो रहा है। भाई कहीं न कहीं देखा जाता है रिक बुक्स बिल्कुल सही अपने जगह पर, क्योंकि भाई इनका जिस तरीके से बॉडी फिजिक था इनको कभी भी यूज किया ही नहीं गया। मुझे याद ही नहीं कि कभी इनको स्मैकडाउन के ऊपर बहुत अच्छा बुक किया गया, मतलब एलाइस के साथ मेरे ख्याल से काफी टाइम पहले पेयर हुए। तो मेरे ख्याल से रिक बुक्स का जो कहीं न कहीं स्टेटमेंट हो सही भी है, क्योंकि भाई करंट टाइम इनके साथ पॉलिटिक्स तो हुआ ही है। अगर आपको डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का अगर डार्क साइड अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स होता है। जो भी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के टॉप के जो लीडर होते हैं मतलब उनका ही बोलवाला डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर चलता है। जैसे जब हल्क होगन अपने टाइम के लॉकर रूम के जब लीडर थे तो भाई हल्क होगन का बोलवाला चलता था। अंडरटेकर भी जब लॉकर रूम के लीडर बने थे तो इनके बारे में बहुत सारे लोग क्लेम करते थे कि ये मतलब बहुत ज्यादा मिसयूज करते हैं अपने पावर। अंडरटेकर अपने टाइम पर बहुत सारे रेसलर को फायर भी करवाए थे, बहुत सारे रेसलर का मिसयूज भी एक्चुअली किए थे। हाँ डेफिनेटली जॉन सीना और रोमन रेंस डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के तो ऐसे लॉकर रूम के लीडर रहे भाई जिनके बारे में कोई भी मतलब रेसलर ने क्लेम नहीं किया कुछ। और इसीलिए शायद से जॉन सीना को सबसे रिस्पेक्टेड पर्सन माना जाता पूरे रेसलिंग हिस्ट्री का, क्योंकि जॉन सीना जैसा रिस्पेक्ट कोई भी दे नहीं सकता। इनफैक्ट जब ट्रिपल ए जब लॉकर रूम के लीडर थे तो भाई बहुत सारे फीमेल रेसलर को उनके साथ फिजिकल होना पड़ता था ताकि उनका अच्छा बुकिंग हो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर। और साथ ही साथ आपको विंस मैकमैन का कांड तो पता है, मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर पहले के टाइम पर ये सब चीज ओपनली होता था बहुत ज्यादा। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो मेरे अंदर आना पड़ेगा, मेरे साथ रहना पड़ेगा। वैसे भाई रैंडी ऑर्टन जिस हाई स्कूल से पढ़े थे उस हाई स्कूल का रिसेंट टाइम एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। एक लड़का दूसरे लड़का को आरकेओ लगा देता है मतलब सबके सामने, और आपको पता ही है ये सब चीज सोशल मीडिया के ऊपर बहुत जल्दी वायरल भी हो जाता है। वैसे भाई अगर हम लोग एडब्ल्यू कंपनी का बात करें तो एडब्ल्यू कंपनी भी रिसेंट टाइम में सेफ साइड खेलना शुरू कर दी है। आप लोग ये वीडियो देख सकते हैं जो कि एडब्ल्यू कंपनी का शो का है। इसके अंदर डैनियल ब्रायन के मतलब लेग के ऊपर यहाँ पर चेयर शॉट लगा रहा है रेसलर, पर अगर आप लोग इसे ध्यान से देखो तो डैनियल ब्रायन के पैर के ऊपर ये चेयर शॉट नहीं लगा रहा है, पैर के ऊपर लगा रहा है। बस यहाँ पर डैनियल ब्रायन इस तरीके से एक्टिंग कर रहा है। तो आप लोग समझ सकते हैं एडब्ल्यू वाले जो बोलते थे कि हम लोग रियल रेसलिंग दिखाते हैं, उनको पता चल चुका है कि मतलब रियल रेसलिंग पॉसिबल नहीं है भाई एक्चुअली में। आप लोग रिसेंट टाइम में डीन अम्ब्रोज को देख लो, डीन अम्ब्रोज कब वापस आएंगे किसी को नहीं पता। वैसे हमारे दद्दू हल्क होगन का रिसेंट टाइम में जो शादी है उस पूरे शादी का उन्होंने रिसेंट टाइम में वीडियो पूरा रिलीज किया। और अगर आपको नहीं पता तो हल्क होगन करंट टाइम में 70 ईयर के हैं, मतलब उनकी जो वाइफ है 45 ईयर के, मतलब दोनों में जो गैप है वो करीब 25 साल का है। और आप लोग इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं किस तरीके से दूल्हे राजा आ रहे हैं, उसके बाद इन दोनों के बीच में शादी होता है। इसके बाद का मैं आपको फोटो नहीं दिखाने वाला क्योंकि मुझे पता है तुम लोग खुद ही बिगड़े हुए बहुत ज्यादा। नेक्स्ट बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के एक और रिकॉर्ड के बारे में। भाई इन्होंने इस बार तो मतलब हाउस शो के अंदर 9000 टिकट सेल कर दिया। और अगर आपको नहीं पता तो भाई हाउस शो के अंदर 3 से 4000 का ऑडियंस आता है। डब्ल्यूडब्ल्यूई हिस्ट्री का अभी तक का सबसे ज्यादा सोल्ड आउट करने वाला टिकट। अगर मैं आपको करंट टाइम मंडे नाइट रॉ का भी टिकट सेल के बारे में बताऊं तो मतलब करीब 7 से 8000 ऑडियंस आता है मंडे नाइट रॉ के ऊपर। नेक्स्ट बात करते हैं गुंथर के बारे में, जिनके बारे में भाई रिसेंट टाइम एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट पता चला है। एक्चुअली में गुंथर जितने टाइम तक डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर काम किया उसमें से 80% टाइम तक वो चैंपियन ही रहे। मतलब गुंथर अगर 100 दिन तक डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर काम किया तो 100 में से 80 दिन वो चैंपियन ही रहे डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर एज ए चैंपियन। तो आप लोग समझ सकते हो करंट टाइम में गुंथर कितना ज्यादा कमाल कर रहा है। वैसे गुंथर को हराने कौन वाला अगेन इसके बारे में यही रिपोर्ट आ रहा है कि एनएक्सटी के ऊपर जो रेसलर इनको हराए तो वही वापस आने वाले मेन रोस्टर के ऊपर। मेरे ख्याल से इनका नाम लीजा ड्रैगोनोव है। वैसे जो भी इनका नाम है आपको पता चल जाएगा, जो कि आने वाला बहुत जल्द मेन रोस्टर के ऊपर। और फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले इन दोनों के बीच में रिवलरी करवाएंगे, शायद से फिर से गुंथर को हरा भी सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपने डेडमैन अंडरटेकर के बारे में, जिन्होंने रिसेंट टाइम भाई एमजेएफ के बारे में रिएक्ट किया, जो कि एडब्ल्यू कंपनी के सबसे बड़े स्टार हैं। एक्चुअली में हुआ क्या, रिसेंट टाइम में अंडरटेकर से एक सवाल पूछा गया कि आप रिसेंट टाइम में कौन से रेसलर को फेस करना चाहते हो करंट टाइम पूरे रेसलिंग वर्ल्ड का। और यहाँ पर उन्होंने अंडरटेकर ने एमजेएफ का नाम लिया कि मैं एक बार एमजेएफ के साथ रिंग शेयर करना चाहता हूँ। और भाई यही करंट टाइम में एक बहुत बड़ा बात था एमजेएफ के लिए। पूरे सोशल मीडिया के ऊपर करंट टाइम में एमजेएफ के बारे में ही बात हो रहा है। साथ ही साथ अंडरटेकर के बारे में भाई अब धीरे धीरे ये रूमर आ रहा है कि शायद अंडरटेकर एक और मैच रेसल कर सकते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर, जो कि अगले साल हो सकता है। डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले रिसेंट टाइम में ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं जहां इनको ऑलरेडी शो भी है, तो शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले उनको वहां पर मैच बुक कर सकते हैं, ऐसा रूमर है करंट टाइम में। एक्चुअली जब पूरा रिपोर्ट आ जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा, पर 60 साल की उम्र में अंडरटेकर फिर से रेसलिंग करेंगे, एक बहुत बड़ा बात है। अंडरटेकर के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं होना, क्योंकि ऑलरेडी 60 से प्लस के एज में बहुत सारे रेसलर ऑलरेडी रेसल कर रहे हैं करंट टाइम। आप लोग रिसेंट टाइम में आरबीडी को देख लो यार, 1998 के रेसलर करंट
टाइम AEW कंपनी के अंदर मस्त तरीके से रेसल कर रहे हैं। तो AEW कंपनी इसलिए मुझे बहुत ज्यादा इसलिए पसंद है क्योंकि भाई बहुत सारे पुराने रेसलर को वापस लाते हैं अपने कंपनी के अंदर। वैसे मैं आपको बताना भूल गया था, हमारी स्टेफनी मैकमैन का आज करेंट टाइम बर्थडे है, तो आप लोग सारे लोग विश भी कर सकते हैं। मैं पूरा श्योर नहीं 47 या फिर 48 ईयर के करेंट टाइम ये हो चुके हैं, पर करेंट टाइम WWE कंपनी के साथ ये बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं R-Truth के बारे में, जिनके बारे में मुझे आपको अपडेट बताना। आपको अगर याद होगा तो करीब 1 साल पहले इनको इंजरी हुआ था 2022 के अंदर, और पिछले 1 साल से WWE कंपनी के अंदर देखने को नहीं मिल रहे थे। और पिछले टाइम इंटरव्यू के अंदर उन्होंने इस बात को बोला था कि वो जस्ट रिकवरी करने वाले हैं। रिसेंट टाइम में R-Truth ने खुद से इस बात को बता दिया कि ये बिल्कुल फिट हो चुके हैं, WWE वाले इनको मेडिकली बिल्कुल क्लियर भी कर चुके हैं। तो मेरे ख्याल से R-Truth के फैंस के लिए एक बहुत बड़ा गुड न्यूज है, आपको R-Truth कभी भी देखने को मिल सकते हैं इन रिंग रिटर्न करते हुए। वैसे भाई कल का मंडे नाइट रॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला, तो आप लोग इसे मिस बिल्कुल मत कीजिएगा। सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा क्योंकि सबसे पहले हमारे चैनल के ऊपर ही अपडेट आता है। साथ ही साथ जिस भी भाई को मेरे से पर्सनली चैट में बात करना, सारे लोग मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर आ सकते हैं।